गुरुकुल क्रांति द्वारा आयोजित ज्योतिष कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं विभू रावत जी, जो सह संपादक हैं इस आर्ष पुस्तकम के, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। विभू जी, आपका स्वागत है। और हमारे आज के प्रवक्ता ज्योतिर्विद आचार्य दार्शनिक लोकेश जी का भी मैं स्वागत करता हूं, जो आज हमारी कक्षा लेंगे। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैं विभू जी से निवेदन करूंगा कि आचार्य दार्शनिक लोकेश जी का वो परिचय हमें थोड़ा परिचित करवाएं। वैसे तो बहुत लोग जो पिछली कक्षा किए थे उनसे परिचित हैं, लेकिन कुछ लोग नए भी जुड़े हैं, तो विभू जी से निवेदन है कृपया उनका परिचय रखें। धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। मुझे उम्मीद है आवाज मेरी सबको आ रही होगी। जी, स्पष्ट है जी। नमस्ते जी। जी, मैं शुरू करूं इस समय? जी जी विभू जी, आप करिए। परिचय रखें। जी जी। मैं थोड़ा सा परिचय आचार्य दार्शनिक लोकेश के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में यहाँ रखना चाह रहा हूँ। आचार्य जी का जन्म आषाढ़ कृष्ण सप्तमी संवत 2006 के दिन पौड़ी गढ़वाल के एक सुदूरवर्ती गांव में हुआ था और निवर्तमान उनकी प्राथमिक शिक्षा भी वहीं हुई है, गढ़वाल में ही। वैसे वो इस समय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली से ज्योतिष में आचार्य की उपाधि प्राप्त हैं और श्री मोहन कृति आर्ष पत्रकम, जो भारत का एकमात्र वैदिक पंचांग है, के गणितज्ञ और संपादक है। यह पंचांग भारतीय पंचांग जगत में एक क्रांतिकारी रूप से उभर कर सामने आया है। आचार्य जी का लगभग 45 वर्ष का ज्योतिष का स्वाध्याय पूर्वक अध्ययन रहा है और जैसे जैसे उनका अभ्यास और अध्ययन बढ़ता गया, वैसे ज्योतिष के ज्ञान के सूक्ष्मतर स्तर को वो प्राप्त होते गए। तो प्रचलित पंचांगों की अशुद्धि और उनके अवैधिक स्वरूप जो है वो स्पष्टतर होता चला गया। और उसमें सबसे ज्यादा जो अखरने वाली बात थी, वो बात ये थी कि हिंदू लोग जो है, हमारे सामान्य भारतीय जन जो है, वे शुद्ध वैदिक पंचांग के अभाव में अपने व्रत, पर्व और त्योहारों को गलत दिनों में मना रहे थे। और ये एक बहुत बड़ी ऐसी चीज हो रही थी जिसने उनको उनको बहुत महसूस हुई और एक एक इस तरह से अभीप्सा मन में हुई कि नहीं, हमें एक शुद्ध वैदिक पंचांग देना चाहिए ताकि लोग जो है कम से कम अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन तो सही तिथियों में, सही समय के अनुसार करें। तो आचार्य जी के प्रयास से ही भारत में पहली बार, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मतलब मांग या विचार इस विषय में बहुत प्राचीन समय से भी रहा है, लेकिन पहली बार अयन और संपात सिद्ध वैदिक ऋतु चक्र के अनुसार यथेष्ट क्रांति सिद्ध वैदिक मधुमाधवादी सौर मासों से तथा उन पर आधारित चंद्र मासों के अनुसार एक पंचांग गठित हुआ है। इस पंचांग में वास्तविक 28 नक्षत्र, आप ध्यान देंगे कि वेद में 28 ही नक्षत्रों के नाम है। कतिपय कारणों से 27 नक्षत्र ही गिने जाते हैं, लेकिन श्री मोहन कृति आर्ष पत्रकम एक ऐसा पंचांग है जो पूरे 28 नक्षत्रों के साथ ही गणित किया गया है। इस प्रकार यह पंचांग गठित हो पाया और समस्त वैदिक जनों के लिए आचार्य जी का कार्य गौरव का विषय है। उनके समाज में जन जन तक पहुंचना ही हमारे हमारे इस सारे आयोजन का प्रयास है। पारंपरिक ज्योतिष जगत के भी बहुत से जो विद्वान हैं वो वैदिक पंचांग के प्रशंसक हैं और जो पौराणिक या पारंपरिक ज्योतिषी हैं वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह पंचांग ज्यादा उचित है और इस पंचांग को माना जाना चाहिए। जैसे कुछ लोग, मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूँ तो एक ज्योतिर्विद है राजेंद्र जैन जी, उनका एक स्टेटमेंट है कि आने वाले कल में यह भगीरथ पंचांग प्रयास इतिहास के पन्नों में लिखा जाने वाला है कि कैसे एक अकेले
शख्सियत ने अपने दौलत, अपने हौसले को अपने अड़चनों के बावजूद बनाए रखो और निरंतर शुद्ध गणना हेतु तत्पर और एकजुट लगाव से बने रहे। वर्तमान में आचार्य जी जो है में रहते हैं और यहीं से पिछले 15 वर्षों से उनका ये हमारा ये श्री मोहन कृति आर्ष पत्रक्रम प्रकाशित होता आया है और उम्मीद है कि आगे भी होता ही रहेगा। जिस प्रकार से गुरुकुल क्रांति अब सहयोग और प्रचार प्रसार की दिशा में और लोगों को ज्योतिष समझने की दिशा में आगे आया है, आशा है कि ये श्री मोहन कृति आर्ष पत्रक्रम तथा आचार्य जी का प्रयास और अधिक जन समुदाय तक पहुंचेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद विभू जी। अब मैं निवेदन करूंगा गुरुकुल क्रांति के मार्गदर्शक आचार्य विवेक वरुण जी से कि गुरुकुल क्रांति का संक्षिप्त परिचय हम सभी के बीच रखें, जिससे जो लोग नए जुड़े हैं वो भी गुरुकुल क्रांति को जान सके और इससे लाभान्वित हो सके। आचार्य विवेक वरुण जी। सभी को सादर नमस्ते और सम्माननीय श्री आचार्य जी, श्री आचार्य दार्शनिक लोकेश जी को सादर प्रणाम, सादर नमस्ते और आदरणीय श्री विभू जी को भी सादर नमस्ते। गुरुकुल क्रांति का परिचय संक्षिप्त में मैं देना चाहूँगा, जैसा कि मुझे आदेश हुआ है। अपने गुरुकुल क्रांति के संस्थापक श्रीमान हिमांशु जी के द्वारा ये हम लोगों ने विचार कर कि पूरे विश्व में वैदिक व्यवस्था फिर से आए, उसके लिए उसकी आधारभूत जो व्यवस्था है वह गुरुकुल है और गुरुकुलों की पुनर्स्थापना हो, इस उद्देश्य को लेकर गुरुकुल क्रांति ये संस्था अपने हिमांशु जी ने आरंभ की और हम सब इसमें एक टीम के रूप में जुड़े हुए हैं। तो इसमें गुरुकुल क्रांति यद्यपि भारत में बहुत से गुरुकुल प्राचीन व्याकरण इत्यादि पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर अनेक विद्यार्थी पढ़ भी रहे हैं, परंतु जो समाज है उसमें गुरुकुलों के प्रति विशेष विश्वास अभी नहीं जमा हुआ है, जिसके कारण से अपनी संतानों को वे लोग नहीं भेज रहे हैं गुरुकुलों में और बहुत कम संख्या में गुरुकुलों में लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, लोग भेज रहे हैं बच्चों को, बहुत ही कम संख्या में। इसके अलावा गुरुकुलों की संख्या भी बहुत कम है, क्योंकि जब मांग नहीं है तो वो कैसे हो गुरुकुल अधिक। तो हमने विचार कर एक ये कार्य प्रारंभ किया गुरुकुल क्रांति के माध्यम से कि लोगों में जागरूकता हो, लोग प्राचीन विद्या से विद्या संपन्न हो, वेद विद्या से विद्या संपन्न हो। इसके लिए हम लोगों को कार्य करना चाहिए। जितने अधिक लोग विद्या से संपन्न होंगे वो इसका महत्व समझेंगे, जो विद्या से संपन्न नहीं होंगे वे इसका महत्व भी नहीं समझ सकते हैं। तो इस कारण से अधिक लोग विद्या संपन्न हो, तो उसके लिए अपने लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य का चुनाव किया, जिससे कि घर बैठे लोग जो अपने अपनी जिस स्थिति में भी हैं वो वेद विद्या से युक्त हो सकें। उसके लिए जो संस्कृत व्याकरण इत्यादि हैं और भी जो उपांग हैं, अंग हैं वेद के, उनको पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था हो सके। तो इसी क्रम में ज्योतिष, जो कि एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसको कि नेत्र कहा गया है वेदों का, तो इसकी भी कक्षा इसी प्रयास के अंतर्गत आचार्य श्री दार्शनिक जी लोकेश जी के माध्यम से यहाँ पर हमको प्राप्त हुई और आप उस विषय में हमें बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो ये गुरुकुल क्रांति हम सब जो गृहस्थ भी हैं और वो वेद विद्या से गुरुकुलों में नहीं पढ़ पाए, वेद विद्या से परिचित नहीं हुए, वे भी वेद विद्या से किस प्रकार से युक्त हो जाएं, व्याकरण आदि विद्या कैसे पढ़ लें,
ज्योतिष आदि से कैसे युक्त हो जाएं, ये प्रयास करके सब लोगों में इस विद्या का प्रचार हो, सब लोग चाहें कि गुरुकुल हो, जो कमी उनके जीवन में रह गई वो उनके बच्चों के जीवन में ना रहे, ऐसी मांग उत्पन्न हो, इस पर कार्य करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़े। हमारा प्रयास रहता है, उसके लिए हम प्रचार भी करते हैं, अनेक माध्यमों से पूरी टीम है जो इनका अनेक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक पर भी प्रचार करते हैं, जो भी हमारी कक्षाएं होती हैं। और इन कक्षाओं के माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो सभी से ये निवेदन है कि गुरुकुल क्रांति के साथ में जुड़ें और जो ये विद्याएं यहाँ पर कक्षाओं के माध्यम से दी जा रही हैं, उनका प्रचार भी हम करें, अधिक से अधिक लोगों तक बात को पहुंचाएं, जिससे जो लोग इन विद्याओं को जानना चाहते हैं उनको ये अवसर मिल सके। तो ये छोटा सा परिचय मैंने देने का प्रयास किया। आगे योजनाएं और भी बहुत सारी हैं कि गुरुकुल खुलें, उसके लिए प्रयास हो। तो उसके लिए सबसे पहले भूमि तैयार करने की आवश्यकता है। तो उसी भूमि को तैयार करने के लिए इस समय हम सब लोग प्रयासरत हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग विद्वान बने। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और आगे गुरुकुल क्रांति के संस्थापक से निवेदन करूंगा अपने हिमांशु जी से कि वे आचार्य जी को बाकी के सारे समय के लिए जितना अधिक वो लेना चाहें समय, उसके लिए उनसे प्रार्थना करें कि वो अधिक से अधिक समय देकर और हम सबको कृतार्थ करें। धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद गुरु जी। और अब मैं आचार्य दार्शनिक लोकेश जी से निवेदन करता हूँ कि वो कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। और हम सभी लोग और सभी दर्शक बहुत ही इच्छुक हैं सुनने के लिए। अब हम बस ध्यान से सुनेंगे उनको। आचार्य दार्शनिक लोकेश जी, आपका स्वागत है, आप कृपया आरंभ करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्यपितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मुनिरङ्गिरा लोमसः पालिसश्चैव च्यवनो यवनो भृगु शौनको अष्टादशाश्चैते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तका। नमस्ते मित्रों, आज की इस ज्योतिष कक्षा में आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। फलित शास्त्र के लपेटे में भारतीय ज्योतिष बहुत कुछ गुमराह सा हो गया है और एक विडंबना ये हो गई है कि लोग ज्योतिष के माध्यम से ज्योतिष को कम और फलित शास्त्र को ज्यादा जानते हैं। और फलित शास्त्र की विडंबना ये है कि उसने समाज को बहुत कुछ आडंबर में और तरह तरह की दुविधाओं में धकेल दिया है। मैं ऐसी परिस्थिति में आपको भारतीय संविधान की धारा 51 का स्मरण करा देना चाहता हूं। 51 जी पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक सोच और मानववाद के साथ जिज्ञासा और सुधार की भावना को विकसित करे। इस दृष्टि से हमारा यह संवैधानिक दायित्व हो जाता है कि यदि विद्या के नाम पर
कहीं कोई अविद्या पल रही है तो हम स्वयं भी विद्यावान बने और फिर उस अविद्या का तिरोहण करने के लिए सामने आए। तो इस विधि से, इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ज्योतिष को सीखना एक वैदिक दायित्व तो है ही, अपितु साथ ही साथ राष्ट्रीय दायित्व भी हो गया है। ज्योतिष के संदर्भ में जो समाज सुधार की भावना आज मैं आपके सामने रखना जा रहा हूं और जिसकी प्रेरणा के महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, जिन्होंने संविधान लिखने से भी बहुत पहले लोगों को समाज सुधार की भावना से सत्य को त्यागने, सत्य को ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए का मूल मंत्र दिया था। हमारा ये जो ज्योतिष की दिशा में कार्य है और जो कुछ भी हम आज ज्योतिष में कर चुके हैं और आप सबका सानिध्य होगा, ईश्वर की कृपा होगी, तो आगे भी जो जानना, जो करने जा रहे हैं वह सब समाज सेवा के क्षेत्र में सत्य की सीढ़ियों पर चढ़ करके ज्योतिष के एक बहुत ही विकसित और सुधरे हुए स्वरूप को स्पष्ट करना है। मित्रों, ज्योतिष में आज जो विसंगतियां आई हैं उनके कारण जो लोग फलितीय आक्षेप के चक्कर में तरह तरह की दुविधाओं में फंसे जा रहे हैं वह तो एक अलग विषय है, लेकिन उससे भी बड़ा, क्योंकि जो दूसरा विषय है वो ये है कि उससे हर आदमी प्रभावित हो रहा है, और वो है कि हमारे वर्तमान में जो पंचांग हैं ये गलत सिद्धांतों पर बन रहे हैं। जो हमारे पूर्वज ऋषियों ने, जो हमारे वैदिक ऋषियों ने मार्गदर्शन हमको दिया है उस दिशा दर्शन पे नहीं बन रहे हैं। अब जब उस दिशा दर्शन पे नहीं बन रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो जिस उद्देश्य के लिए आपको दिए गए हैं या जो विद्या जिस उद्देश्य के लिए आपको दी गई है वो विद्या वो उत्पादन नहीं दे रही है जो कि उसके पीछे उद्देश्य था। और ऐसी स्थिति में आज ये स्थिति हो गई है कि आप अपने सारे व्रत पर्व त्योहार गलत तिथियों में मना रहे हैं। पंचांग का एक बहुत मौलिक उद्देश्य है और पंचांग ज्योतिष का उत्पादन है, ज्योतिष की प्रस्तुति है। तो पंचांग आपको नित्य प्रति के उपयोग, व्यावहारिक पल, क्षण, लगन, मुहूर्त, प्रहर, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और संवत्सर, इन सब की व्यवस्थित जानकारी देता है। व्यवस्थित जानकारी से तात्पर्य है कि जो जहां है उसको वहां जानना, जो कि विद्या का लक्षण है। वस्तु के स्वाभाविक स्वरूप को जानना यह विद्या का लक्षण है। और जब पंचांग अपनी आधार विधा से हटकर बनेंगे तो आप इन चीजों से हट जाएंगे। आपको उनकी पालना करते हुए भी वो फल प्राप्त नहीं होगा जो कि होना चाहिए था। आपका गंतव्य कुछ और हो रहा है और आपकी राह कुछ और हो रही है। इन सब बातों को ठीक से समझने के लिए ये नहीं कि मैंने कह दिया कि पंचांग गलत बन रहे हैं तो आपने मान लिया गलत बन रहे हैं। हमने कह दिया कि आप तिथि व्रत पर्व गलत मना रहे हैं,
आपने मान लिया कि ठीक है आचार्य जी कह रहे हैं तो गलत मना रहे हैं भैया। नहीं, मैं चाहता हूं कि इस दिशा में आपकी अपनी आंखें खुलें और आप ज्योतिष का अध्ययन करें। जब स्वयं आप उस विद्या को जानेंगे तब आपको अपनी आंखों से जो पता होगा, जैसे मुझे हुआ। मैं एक बात ये कहना नहीं भूलूंगा कि मैं एक बहुत बड़े लंबे काल तक स्वयं भी फलित ज्योतिषी रहा हूं, और उस लंबी अवधि के बाद जब मुझे ये भान हुआ, अंतर्दर्शन हुआ कि मैं सही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो वस्तु, जो चीज, जो मैं मार्गदर्शन लोगों को दे रहा हूं वो शास्त्र सम्मत नहीं है। जो जनपत्रियां हम बना रहे हैं वो गलत पंचांगों पर आधारित हैं और वो निरर्थक हैं, वो सही नहीं है। अब प्रश्न ये है कि मैं गलत पंचांग दे रहा हूं और लोगों के लिए मेरे कुछ वाणियां फलित की सही हो रही हैं, तो ये क्या है? आप किसी के हितैषी हैं, किसी के साथ आत्मा से जुड़े हैं, 10 बातें बोलेंगे, हो सकता है 5-7 उसमें से सही हो जाए, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन विद्या का जो एक प्रभाव और विद्या का जो एक आत्मविश्वास आप में होना चाहिए वो आप में नहीं होगा। वो तभी होगा जब आप की शुरुआत भी सही हो, अन्यथा नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस सब बात का आज एक ही उपाय है कि लोग ज्योतिष को पढ़ें, ज्योतिष को समझें। मुझे इस बात का बहुत हर्ष है और हर्ष बना रहेगा कि 20 फरवरी को पिछली बार हम आप लोगों से मिले थे और उस मुलाकात की, उसमें जो कुछ हम आपसे कह पाए हैं उस सब का एक बहुत अच्छा परिणाम सामने आया है। और माननीय हिमांशु प्रसाद जी ने जब मुझे ये बताया कि आचार्य जी अब कुछ ऐसा प्रयास करने की जरूरत हो रही है कि ज्योतिष की एक नियमबद्ध कक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख। मुझे तो ये बहुत ही सुंदर लगा, बड़ी खुशी हुई। और आज की ये जो पहली सभा है ये उस खुशी की पहली फसल है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये कक्षाओं का क्रम जब तक आप चाहेंगे साप्ताहिक रूप से, कभी हो सकता है कि किसी वक्त किसी कारणवशात न हो तो वो बात अलग है, लेकिन मेरी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा और आप इस कार्यक्रम को एक व्यवस्थित रूप से आगे चलाएं। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि इन कक्षाओं में आपको ज्योतिष की अधिकतम जानकारी हासिल हो जाएगी। आपको लगेगा, आपको ये दिखेगा अपने आप में कि हमको क्या कुछ मिला है। और मैं कह सकता हूं कि समाज में फैले हुए बहुतेरे ज्योतिषी जो ज्योतिष ज्ञान के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, आपको देखने को मिलेगा कि आप उनसे कितना आगे हैं। तो इस बात को यहीं पूरा करके और मैं अब आज के विषय को शुरू करता हूं। पिछली बार आपने पंचांग के विषय में जो जानकारी प्राप्त की थी या जो हम आपको दे पाए हैं उसमें से जो कुछ छूटा हुआ है एक तो हम उसे पूरा करेंगे और उसके बाद जैसा जैसा समय मिलेगा, आज हम आपको, पिछली बार हमने आपको यह बताया था कि तिथियां, पंचांग 5 अंग पंचांग के, और उन 5 अंगों में तिथि पहला अंग है, वार, नक्षत्र, योग और करण। तिथि, वार, नक्षत्र, योग
और करण, ये 5 अंग ये दिन के अंग हैं, ये एक दिनमान के दिवसमान के अंग हैं, और इन्हीं को पंचांग के नामित करने के लिए आधार माना गया है। अधिकतर लोगों का यही मानना है कि ये 5 अंग जिसमें हैं, उन 5 अंगों को जानकारी देने वाले डॉक्यूमेंट का नाम पंचांग है। हालांकि ये बात बहुत सही नहीं है। पंचांग आपको और भी बहुत अंगों की जानकारी देता है। आपके पास में एक छोटी पुस्तिका पहुंची है, और जो आगे लोग जिनके पास पंचांग जाएंगे उनके पास भी वो पहुंचेगी। उसमें एक लेख है, वो बहुत महत्वपूर्ण लेख है। मैं आपसे बार बार अनुरोध करूंगा कि उस लेख को पढ़िए, पढ़कर फिर पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर पढ़िए। जब तक उसको ठीक से समझ में ना आ जाए, तो जो लोग आप में से ज्योतिष के क्षेत्र में नए हैं उनके लिए ये बात बहुत आवश्यक है। हो सकता है कि आप में बहुत लोग ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे, पहले से ही अच्छी स्थिति में होंगे, उनके लिए हो सकता है एक बार पढ़ना या पर्याप्त होगा। तो वो जो लेख है उसमें भी हमने यही बात कही है कि पंचांग के केवल 5 अंग नहीं। उदाहरण के लिए पंचांग हमें सबसे पहले संवत्सर का ज्ञान देता है, संवत का ज्ञान देता है। उसके बाद में आप देखते हैं कि वो संवत 2 अयनों में बटा है, उत्तर अयन और दक्षिण अयन, तो वो अयन की भी जानकारी दे रहा है। फिर अयन जो है वो 3-3 ऋतुओं में बटे हैं। उत्तर अयन में 3 ऋतुएं, दक्षिण अयन में 3 ऋतुएं, तो वो उन ऋतुओं की भी जानकारी दे रहा है। फिर आइए आप आगे, वो ऋतु जो है वो मासों में बटा हुआ है। मास हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक चांद्रमास होता है, एक आधार मास होता है। आधार मास को सौर मास भी बोलते हैं, क्योंकि सौर मास के आधार पर ही चंद्रमास की अस्तित्व होता है। तो आधार मास या सौर मास, और तब उसके बाद चंद्रमास, इसकी भी जानकारी देता है। तब चंद्रमास की जानकारी देने के बाद फिर वो आपको पक्ष की जानकारी देता है कि आप कृष्ण पक्ष में हैं या शुक्ल पक्ष में हैं। इतनी चीजों की जानकारी उन 5 अंगों से बाहर की है, क्योंकि इतनी जानकारी आने के बाद अब आप आते हैं तिथि वासर नक्षत्र योग है करणम में च इति पंचांगम आख्यातम। तो ये जो पंचांग के 5 अंग हैं, इनकी बारी तो इसके बाद आती है। जो भी है, लेकिन आपको समझना आवश्यक है, पहला क्रम तिथि का। लेकिन मैं जो पिछली बार का विषय था उस विषय को अभी आज भी और अगली 1-2 कक्षाओं में भी दोहराना चाहूंगा। और फिर हम आते हैं तिथि पर। तिथि पर बहुत थोड़ा सा बोलना होगा, लेकिन जो आगे के अंग हैं उस पर हमको फिर विस्तार से आपके लिए बोलना होगा। तो जो आज का कार्यक्रम है, आप लोग जिनके पास पंचांग, और वैसे तो आपको बहुत अच्छा ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आज का सबसे पहला कार्यक्रम है। आपने पंचांग देखा तो एक तो ये ध्यान रखिए कि पंचांग में सृष्टि संवत आपको दिया है। ये जब से ये कल्प चल रहा है तब से आज तक का कौन सा वर्ष है ये आपको दे रहा है। जब आपको आगे हम संकल्प याद कराएंगे, और अगर आपने संकल्प याद नहीं कर पाए जब तक, तब तक आप समझना कि ज्योतिष सीखने के जो परिणाम फल मिलने चाहिए थे वो अभी शुरू नहीं हुए। तो सबसे पहले ये सृष्टि संवत दिया है। ये संख्या बिल्कुल आपको याद हो जानी चाहिए, 1,97,49,49,124। ये वर्ष जो है ये कल्प आदि, कल्प के आदि से है। जब से ये कल्प चला है, श्वेतवाराह कल्प इसका नाम है, इस कल्प का, उस कल्प का जो आदि संख्या से ये बनती है, और इसको आपने ध्यान में रखना है। पहली जानकारी आपको पंचांग में ये दी। उसके बाद ये कौन सा शक है, कौन सा संवत है, किस किस तरह के क्या क्या वत्सर युग और संवत्सर हैं, ये सब चलना है। इस पर आप चाहेंगे तो और भी आपको आगे व्यवस्थित जानकारी दी जाती रहेगी। दूसरी बात, इसमें ये संकल्प पाठ हमने दिया है।
भारत का एकमात्र यही पंचांग है जो परमपिता परमात्मा को संकल्प के साथ में, जनता जनार्दन को इस संकल्प विधा के साथ में विनय पूर्वक ये पंचांग समर्पित करता है। ये भारत का पहला पंचांग है। आपको किसी भी पंचांग में इस भद्र भावना के साथ में, इस उदात्त भावना के साथ में, प्रभु के प्रति अर्पित भावना से आपको ऐसा संकल्प पूर्वक पंचांग का अर्पित किया जाना ये नहीं मिलेगा। तो आपको चाहिए कि आप धीरे धीरे लेकिन इस संकल्प को पढ़ें। आपको ये आपकी जुबान पे उतरता चला जाएगा धीरे धीरे। जब आज तो नहीं, अगले के बाद अगले पाठ में भी नहीं, अगले पाठ से अगले पाठ में इसकी बारी आएगी और तब हम इस पर आपको ये सब पूरी चीज सिखाएंगे, समझाएंगे कि कैसे ये संकल्प बना है, क्या इनका मतलब है। और ये इस तरह से हम आपको कोशिश करेंगे समझाने की कि आप बिल्कुल संकल्प पाठ को विधिवत बिल्कुल ऐसे ही याद कर देंगे और फिर इसका उपयोग करेंगे। उसके बाद आप आइए, आप अंदर पृष्ठ पे आज का पंचांग, ये भी दोहराने की चीज है कि आपको पंचांग कैसे देखना है। पंचांग को देखने के साथ साथ समझने की बातें भी हैं। कहीं पर हमसे कोई शब्द ऐसा आएगा जो ज्योतिषीय है, आपकी समझ में नहीं होगा, तो वो शब्द भी हम आपको उस पर भी व्याख्या देंगे। और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आएगा, 4-5 वक्तव्यों के बाद आपको ज्योतिष की अधिकतम शब्दावली वैसे ही समझ में आने लग जाएगी। तो आइए, ये शक संवत पंचांग के सबसे बाएं कोने में 1944 ये शालिवाहन शक है। इसके बाद कौन सा आयन है, ये उत्तरायण चल रहा है, तो पंचांग आपको जानकारी दे रहा है ये उत्तरायण है। उसके बाद में आप देखेंगे कौन से गोल में, ये उत्तर गोल में, और ये कौन से महीने में, ये शुक्र मास में। ये वैदिक महीनों के नाम है। मैं आपको एक, शायद पहली बार में मैंने बोला होगा, अगर रिपीटिशन हो रहा होगा तो क्षमा करेंगे। मुझे एक बार एक सज्जन ने फोन पर बताया कि आचार्य जी आपका पंचांग पता नहीं इसमें महीने ही कौन से लिखे हुए हैं, ये तो हमको महीने ही समझ में नहीं आ रहे हैं। ये मधु, माधव, शुक्र, सूची, ये तो कभी हमने सुने ही नहीं। तो आप जानते हैं कि मेरा पंचांग जो है ये वैदिक पंचांग है। आगे चल करके आपको एक एक चीजें इसमें क्यों वैदिक हम इसको कह रहे हैं इसके बारे में आपको स्पष्ट होती रहेंगी तथ्य। लेकिन जब उन्होंने ये बोला तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आपका कहना भी बहुत ठीक है, लेकिन ये जो महीने हैं ये वैदिक महीने, ये वेद में दिए हुए, ये यजुर्वेद में दिए हुए हैं ये महीने। और आज अगर आपको याद नहीं है या समाज इन महीनों को नहीं जान रहा है तो अब मैं ये क्या कहूं कि ये किसका कसूर है। लेकिन आप इनको स्वीकार करें, वास्तव में हमारी वैदिक संस्कृति के मास ही यही है। मधुस्य माधवस्य वासंतिका ऋतु, पहली ऋतु बसंत ऋतु है, उसके महीने मधुस्य माधव है। इसी तरह से दूसरी ऋतु ये ग्रीष्म ऋतु है, और इस ग्रीष्म ऋतु का पहला महीना शुक्र मास है। तो ये शुक्र मास है। इस शुक्र मास से जुड़ा हुआ जो लौकिक मास है वो कौन सा है, वो आपको फिर बाद में मिलेगा। शुक्र मास के बाद आया आपका ये ग्रीष्म ऋतु, आपको पता हो गया ग्रीष्म ऋतु है। तब ये विक्रम संवत विक्रमादित्य जी से जो चला है, और उसके बाद ये नल संवत्सर, ये 60 संवत्सर होते हैं, ये बृहस्पति के मध्यम मान से होते हैं। बस अभी इतना ही सुन लीजिए, क्योंकि इसको समझाने का क्रम फिर बाद में आएगा कि ये संवत्सर कैसे बनते हैं, कैसे इनको गिना जाता है। और वैसे आपको जो लोग थोड़ा पढ़े हुए हों इस ज्योतिष की दिशा में, तो उनके लिए मैं बता दूं कि इसमें हमने एक लेख ये दिया है, और ये लेख है सायन की समझ और संवत्सरों के नाम का आकलन। ये सविता देवी रावत का लेख है, आप इसको पढ़ सकते हैं और पहले भी जान सकते हैं, हमारे इस विषय पर पहुंचने से पहले भी जान सकते हैं इनकी गणना कैसे होती है, ये नाम कैसे चलते हैं, ये सब आप जान सकते हैं। तो ये हुआ नल संवत्सर। अब इसके बाद आप आइए यहाँ पंचांग, आज की तारीख है 8। इसमें हमने 8 को द्वितीयक रखा है। द्वितीयक का मतलब हमने पहले अपनी भारतीय तिथियों को रखा है, भारतीय तिथियों को पहले, और भारतीय तिथि का नाम हमने रखा है गते। गते गति शब्द से निकला है, और इसका अर्थ है कि आज सूर्य को
अमुक राशि में, अमुक का मतलब जिस महीने में वो हम बात कर रहे हैं, जैसे शुक्र मास में बात कर रहे हैं तो वृषभ राशि में, आषाढ़ में बात करेंगे तो मिथुन राशि में, श्रावण में बात करेंगे या नवस्य मास में बात करेंगे तो कर्क में। तो उस राशि में गए हुए आज 18वां दिन हो गया है सूर्य को। देखिए एक बात आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, समझेंगे ही आप जब अब सिलसिला चल रहा है तो समझेंगे ही कि हमारी जो गते हैं इनका बड़ा वैज्ञानिक आधार है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे अंग्रेजी तारीखों का है जिनका कोई हिसाब ही नहीं है कि आज 1 जनवरी क्यों है, उसका प्राकृतिक घटनाक्रम से कतई कोई लेन देन ही नहीं है, कुछ नहीं है उसका। किसी भी तारीख को आप कुछ भी तारीख बोल लीजिए, कुछ भी, तो उसका कोई, अब एक बार सीक्वेंस बना दिया, उस सीक्वेंस पर चल रहे हैं, बस इतना ही है। लेकिन हमारी जो गते हैं ये ऐसा नहीं है। अभी जो है ये 18 गते है, तो इस 18 गते का मतलब तकनीकी तौर पर है। तो इस 18 का मतलब तकनीकी तौर पर है, आप ये देखिए कि जब आप इसके बाएं पृष्ठ पे आइएगा तो बाएं पृष्ठ में यहां 18 के अंक पर आइए आप, 18 गते। 18 गते में आप देखेंगे कि सूर्य जो है वो 47 अंश 24 कला और 11 विकला पर पहुंचा है आज सुबह। 47 कला आप स्क्रीन पर आपको बहुत स्पष्ट आ रहा है, मैं भी देख रहा हूं, बहुत अच्छा। तो 18 गते को वृषभ राशि में, वृषभ राशि कैसे जाना आपने, देखिए 47 अंश है, 47 अंश और 30 अंश की एक राशि होती है, तो 30 अंश की मेष राशि गई, अब वृषभ राशि है ना दूसरी राशि में 17 अंश, तो 17 अंश चल चुका है और 18वें अंश में वो 18वां अंश बता रहा है आज 18 गते। देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था है हमारे वैदिक ऋषियों की। और मन में तो तरह तरह की बातें आती रहती हैं, लेकिन मैं अपने को रोक रहा हूं कि मैं फिर वैदिक प्रशंसा के उसमें चला जाने वाला था, लेकिन मैंने रोक लिया, फिर कभी मौका मिलेगा उसके लिए आगे। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आपने देखा कि सूर्य जो है वो 47 अंश 24 कला, ये कला विकला, इसको अब आप समझ लीजिएगा। देखिए ये जो 47 अंश 24 कला और 11 विकला है, इसको इकट्ठे हम एक नाम से जानते हैं, वो नाम है भोगांश। अब इसको, अभी शब्द है, शब्द को समझने वाली बात आ गई यहां पर कि भोगांश का अर्थ है कि किसी भी ग्रह ने, किसी भी पिंड ने वो क्रांति वृत्त की स्थिति में चलते हुए कहां पर स्थिति प्राप्त कर ली है, वो जो स्थिति है उसको अंश, अंश होता है वृत्त का 1/360 हिस्सा, पूरा वृत्त जो है 360 अंश का होता है, उस 360 अंश में से एक हिस्सा एक अंश कहलाता है। तो अगर सूर्य इस तारीख को उस 0 अंश से चलते 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 47वें कदम पर पहुंच गया सूर्य, और अंश की एक अंश के 60 भाग कर लिए जाएं तो उसमें से एक भाग का नाम कला होता है, और एक कला के फिर 60 भाग किए जाएं तो उसका नाम विकला होता है। अंश कला विकला, मैं 2-3 बार बोल रहा हूं, अंश कला विकला, अंश कला विकला, 60 विकला हो जाएंगी तो फिर कला बन जाएगा, और 60 कला हो जाएंगी तो फिर अंश बन जाएगा, और 30 अंश हो जाएंगी तो राशि बन जाएगी। 12 राशियां, 12 30 36, 12 30 30 डिग्री से 360 हो गए, 360 अंश का सारा वृत्त हुआ। तो आपने ये देखा कि आपकी जो पंचांग आपको 18 गते बोल रहा है वो मन मर्जी से नहीं बोल रहा है, ऐसे ही समझ में आ गई आज 18 1 जनवरी, ऐसा नहीं है। उसका एक विधिवत गणित है और वो आपको बताता है। ये गणित है, गणित नहीं, ये प्राकृतिक क्रम है, जिसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बढ़िया शब्द दिया है, सृष्टि क्रमानुकूल। इसका आप उल्लंघन कर ही नहीं सकते हैं, इसको पूरी तौर से बंद रख सकते हैं बस्ते में, ये तो कर सकते हैं,
कि हमें बात ही नहीं करनी इसकी, वही हो रहा है आज तक। अब आपको ये वैदिक पंचांग मिला है तो अब इसको बंद बस्ते में नहीं रखना है, अब इसको उपयोग में लेना है। अब ये सारी बात मेरे अकेले से नहीं होगी। आइए तब ये देखेंगे आप कि ये चंद्रमा है, ये सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, ये सब के ब्यौरे दिए हुए हैं। कक्षा के बाद भी जब आपको समय मिले पंचांग, सभी लोग पंचांग मंगाओ, सब लोग, सबको हम पंचांग भेजेंगे। तब आप देख रहे हैं कि चंद्रमा यहाँ 126 अंश, 4 कला और 6 विकला लिखा हुआ। तो देखिए ये चंद्रमा कहाँ है, 126 में 30 चको 120, 4 राशि हो गई, 5वीं राशि सिंह राशि में, 5वीं राशि के 6 अंश पर है, और सूर्य है निकम राशि में, चंद्रमा है ज्यादा राशि में। इसका मतलब कि चंद्रमा जो है वो 180 अंश से ऊपर चला जा चुका है। अब चंद्रमा माइनस सूर्य नहीं हो गया, बल्कि अब वो चंद्रमा माइनस 180 से ऊपर हो गया, तो ये कृष्ण पक्ष का चिन्ह बन गया। आप ये कृष्ण पक्ष की बात हो रही है, कृष्ण पक्ष में है चंद्रमा, और इन्हें घटाओगे, सूर्य में से चंद्रमा को घटाओगे, जितना अंश आएगा उसमें 12 का भाग दोगे तो पूरी संख्या आ जाएगी 7, तब ये सप्तमी तिथि हो गई। अब ये बताया इसने, अभी सप्तमी तिथि कौन सी हो गई, तो ये सप्तमी तिथि हुई 18, ये शुक्ल पक्ष की। हाँ, मैं आपको थोड़ा गलत बोल गया हूं, मैं दोबारा करेक्ट करता हूं। ये चंद्रमा का लॉन्गिट्यूड ज्यादा है, भोगांश ज्यादा है, और सूर्य का कम है, तो 126 में से 47 घटाया, अभी आसानी से घट भी जाएगा। 126 में से देखना जरा बेबू कितना आ रहा है ये घटा करके, 6 में 7 गया 9, और 12 में 4 गया 8, 79 जी 79 ज्यादा। हाँ जी, 126 में से 47, कैलकुलेटर रख लो ना सामने, ये आया 16 में 7 गया 9, और 11 में 4 गया 12, 6 के 72। हाँ ठीक है, 79। किसी ने बोला 79, बहुत अच्छा। अब देखिए ये 79 का डिफरेंस आया, तो 79 12 12 24 36 48, और ये ऐसे होता जा रहा है। अब ये 79 का डिफरेंस आ गया, 79 में 12 का भाग देंगे, 12 6 के 72, 6 तिथियां पूरी हो गई, ये सप्तमी तिथि आ रही है, और हमने यहाँ सप्तमी दिखा रखा है। और चूंकि ये डिफरेंस चंद्रमा के लॉन्गिट्यूड ज्यादा है, सूर्य के कम है, इसलिए शुक्ल पक्ष है। 180 अंश तक लॉन्गिट्यूड ज्यादा होते रहते हैं, 180 के बाद घटना शुरू हो जाएगा, जैसे ही 180 से आएगा तब कृष्ण पक्ष हो जाएगा। तो ये आपका शुक्ल पक्ष चल रहा है, और ये शुक्ल पक्ष जो है ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष है। शुक्र मास, वैदिक जो शुक्र मास है, ये ज्येष्ठ का महीना कहलाता है। मेष राशि से वैशाख, वृषभ राशि से ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ की संक्रांति हुए 18 दिन हो गए हैं, और ये सप्तमी है। तो ज्येष्ठ की संक्रांति की, किसी भी संक्रांति के बाद, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, किसी भी संक्रांति के बाद जो शुक्ल पक्ष आएगा वो उस ही महीने का शुक्ल पक्ष होगा। तो चूंकि ये ज्येष्ठ की संक्रांति के बाद का शुक्ल पक्ष है, इसलिए ये शुक्ल सप्तमी है। तो ये अब जो है आपने देखा ये सप्तमी, अब यहां लिखा है सप्तमी 17/2। अब आज तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगले दिन में, अगले कक्षाओं में आपको ये भी बताऊंगा ये 17/2 कैसे आया है। ये अनुराधा पुनर्वसु नक्षत्र लिखा है 11/28, तो 11/28 कैसे आया है, सब आप यही सीख जाएंगे सारी चीज, किस समय कैसे निकल रहा है, कैसे आपको इसकी जानकारी, ये सब आपको। तो ये आज आपने देखा ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी, फिर पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु कितने होता है 11:26, इस समय 4 साढ़े 4 बज रहा है, तो अब ये 11:26 का टाइम तो गया, पुनर्वसु नक्षत्र नहीं है। अब कौन सा नक्षत्र है, अब चूंकि आप यहाँ देखेंगे तो ये पुष्य नक्षत्र लिखा है, यहाँ ये पुष्य नक्षत्र है। इस समय हम पुष्य नक्षत्र में बात कर रहे हैं, पुष्य नक्षत्र। उसके बाद देखिए ये लग्नों की स्थिति हो गई, तो ये लग्न हमने जो है ये 15:21 पर तुला लग्न शुरू हो गया। अब ये तुला लग्न में, इस समय हम तुला लग्न में, अगर इस समय की कुंडली बनाई जाएगी तो ऐसी कुंडली बनेगी, वहां ये तुला का 7 का अंग लिखा जाएगा, और फिर ग्रह रखेंगे, फिर वो बात की बात है, उस पर आएंगे हम लोग, सारी चीजों पे आएंगे। तो
आपने ये पहली चीज, हमारा ये कार्यक्रम पूरा हुआ कि आपने उनको देखा, तिथियों को, तिथि की बात देखी। बस तिथि में मुझे यहाँ पर जरा एक बात और कहनी है, और वो ये कि तिथि में जो मैं पिछली बार नहीं कह पाया था, कि तिथि में दो बातें और जानने की हैं। एक होती है क्षय तिथि और एक होती है वृद्धि तिथि, ये जानना है। तो क्षय तिथि और वृद्धि तिथि, क्षय तिथि और वृद्धि तिथि, इन दो तिथियों को जानने के लिए, जो इन दो को जानने के लिए आपको सूर्योदय को समझना है। बल्कि समझने की भी सूर्योदय की बात बाद में आएगी, बस इतना ध्यान में रखना है कि जो तिथि सूर्योदय से शुरू होती है और अगर वह तिथि अगले सूर्योदय तक को जाती है, अगले सूर्योदय से भी आगे चली जाती है, यानी दो सूर्योदयों को स्पर्श करने वाली तिथि वृद्धि तिथि कही जाती है, बढ़ी हुई तिथि। अब ये तकनीकी बात है, जानना जरूरी है। और फलित दृष्टिकोण के लोग जो है वो क्षय तिथि और फलित वृद्धि तिथि को शुभ कामों के लिए अच्छा नहीं मानते, वो एक फलती आयाम है, वो एक बाकी बातें हैं। लेकिन तिथि वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि तिथि का जो अंशात्मक दूरी होती है वो एक ही होती है हमेशा, वो घट बढ़ नहीं सकती। 12 अंश की तिथि होती है, सूर्य चंद्रमा माइनस सूर्य में 12 डिग्री के फर्क या 12 डिग्रियों के फर्क से एक तिथि का निर्माण होता है। ये 12 ही अंश रहेगा, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन, इलोंगेशन है, टाइम है, वो आपका घट बढ़ सकता है। कोई तिथि पता लगा आपकी 26 घंटे की हो गई, कोई तिथि पता लगा कि ये 22 ही घंटे की हुई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा की जो दैनिक गति होती है, उस पर भी आपको बताएंगे। चंद्रमा की दैनिक गति अगर ज्यादा हो गई नॉर्मल से, अगर बिल्कुल सामान्य रही तो 12 करीबन 24 घंटे के आसपास में तिथि पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर असामान्य रही तो इससे कम ज्यादा होगी। तिथि अगर ज्यादा हुई, गति अगर ज्यादा हुई तो तिथि छोटी हो जाएगी, क्योंकि वो 12 अंश की दूरी को चंद्रमा जल्दी पूरा कर लेगा। और अगर चंद्रमा की गति कम है तो तिथि का मान बढ़ जाएगा, समय मान, अंशात्मक मान नहीं, अंशात्मक वही रहेगा हमेशा, लेकिन समय मान बढ़ जाएगा। तो वो आज सूर्योदय से शुरू हुई और पूरे दिन भर चली और कल के भी सूर्योदय को स्पर्श कर गई। इसको आप जो है वृद्धि तिथि कहते हैं। तो दो बातें आपको तिथि के बारे में जाननी थी। ये बात तो हमारे पिछले वाली कक्षा की हुई। अब हम यहां से प्रवेश कर रहे हैं आज की कक्षा की बात में। ओ अब आए हम वार पे, कि वार क्या होता है और वार कैसे बनते हैं। तो इसको समझने के लिए ग्रहों की कक्षाएं बना दीजिए। हमारे जो वार हैं ये ग्रह कक्षाओं के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, और ग्रह कक्षाएं जो सबसे दूर कक्षा है वो है शनि, और शनि के बाद जो अंतर कक्षा है, अंतर माने उसके भीतर वाली कक्षा, वो अंतर कक्षा है बृहस्पति की। बृहस्पति के बाद मंगल की, मंगल के बाद स्वयं सूर्य की, सूर्य के बाद शुक्र की, और तब बुध की, और तब चंद्रमा की। ये तिथियां जो हैं ये सूर्य सिद्धांत के अनुसार हैं। ये ब्रह्मांड मध्य परिधिर व्योम कक्षा अभिधीयते तन मध्य भ्रमणम बाना अधो अधा कर्मस्तथा। फिर कहता है मंदा मरेज भूपुत्र शुक्रेन्दु जेन्दवा परिभ्रमन्ति अधो अथा स्थासा सिद्धा विद्याधरा गना। कि ब्रह्मांड मध्य, ब्रह्मांड के अंतर में, भीतर की ओर एक कक्षा है अंतरिक्ष की, और उस कक्षा में जो है फिर जो है वो ग्रहों के वृत्त हैं। तो सबसे ऊपर सबसे दूर जो है शनि ग्रह है, शनि पिंड है, उसका वृत्त जो है वो बड़ा होगा, ध्यान रखें आप। फिर बृहस्पति, फिर
मंगल, फिर सूर्य, फिर इस तरह से। तो जिस दिन जो बार होता है उस दिन उसका पहली जो होरा उसकी होती है, पहली क्रम ऐसा है ना कि 7 बार है। इन 7 बारों के 7-7 घंटों का क्रम होता है, ये इनको होरा बोलते हैं। होरा शब्द जो है ये अहोरात्र से बना है। अहो, अह माने दिन और रात्र माने दिन रात दिवस मान। इस दिवस मान में एक एक अह की, अह माने होरा, वो अहोरात्र का जो होरा, अहोरात्र होरा वो बीच का, ये 24 होराओं का एक दिन होता है, 24 घंटे का। तो जो पहला घंटा होता है इसको संस्कृत में या ज्योतिष में होरा कहते हैं। ये होरा उसी ग्रह की होती है जिसके नाम का वो दिन होता है। जैसे आज रविवार है तो आज पहली होरा रवि ग्रह की रही होगी, और उसके बाद तब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और सातवीं की बात जो है इस तरह से। तो एक दिन में 7 पूरे चक्र बंट जाते हैं, 21, और अगले 4 ग्रहों के कर्म होते हैं। तो जो कल का दिन होता है वो आज की होरा कर्म का 5वां होरा होता है। या एक और तरीके से समझिए, आपने आज का दिन बृहस्पति का है, तो बृहस्पति के बाद की जो होरा क्रम है, बृहस्पति के बाद होरा क्रम आता है शुक्र का, फिर बुध का, फिर चंद्र का, और चौथी होरा जो कल की होगी तो वो कल का बार होगा। आज है इतवार। अब इतवार में से देखिए, रविवार में से, यहां से देखिए आप, रविवार जो है, रविवार कहां पर लिखा आपने, ये सूर्य, और सूर्य के बाद लिखा आपने शुक्र, और तब बुध तीसरी, और चौथी में देखिए चंद्रमा आ गया, तो कल का बार चंद्रमा होगा। अभी चौथी बार कैसे आया ये चौथा? मैंने आपको बताया कि 24 घंटे के बाद 25वीं होरा होनी चाहिए कल की। तो 25 कैसे होते हैं कि 7 3 21, तो 21 होरा चक्र तो पूरा हो जाता है। अब बाकी बचे 4, वो चौथे में 4 में चौथा क्रम चंद्रमा का है, तो कल की जो होरा होगी वो चंद्र की होगी, और कल का बार का नाम चंद्रवार होगा या सोमवार होगा। इसी प्रकार से आप चंद्रवार के बाद जो अगली होरा होगी तो वो जो है वो फिर इस तरह से आगे होंगे। देखिए, चंद्रमा के बाद आएगा शनि, बृहस्पति और मंगल, चौथी होरा मंगल की। तो सोमवार के बाद अगला बार मंगलवार होगा। तो ये जो है ये बारों की कहानी, कि बारों का निर्धारण कैसे हुआ और बारों का नामांकन कैसे हुआ, वो आपने ये कक्षा वृत्त से समझ लिया। तो आज में ये बार मेरा ख्याल है इतना ही पर्याप्त है, आपको इसमें इतना ही जानना है। पर इसमें जो खास जानने वाली बात है वो ये है कि जो होरा है, इस होरा से ही अंग्रेजी में आवर बना है। तो आप ये देखेंगे कि वो संस्कृत शब्द से गया हुआ है, और विदेशों में भी बारों का क्रम यही है सब जगह। हमारे यहाँ तो ये ग्रह कक्षा से है, और उनके यहाँ हमारे यहाँ से गया है या उन्होंने कैसे लिया है, इन बातों के कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये बार के बारे में था। अब तीसरा पॉइंट आपका आ गया, और वो है नक्षत्र। ये बड़ा बहुत थोड़ा गंभीरता का भी विषय है कि नक्षत्रों के बारे में पंचांगों में सबसे बड़ी गलती हो रखी है, और वो गलती का सुधार हमने अपने पंचांग में किया है। और इसके कारण क्या हुआ कि जो आपके प्रचलित पंचांग है वो आपको जो नक्षत्र बता रहे होते हैं वो नक्षत्र उस दिन होता ही नहीं है जिस दिन की है। अब आप देख लीजिए कि कितना बड़ा वो हो रहा है कि कहाँ तो पंडित जी बड़े उससे कि हाँ शादी करनी है, शादी का नक्षत्र तो ये, उन्होंने शादी का नक्षत्र वो ढूंढ के वो दे दिया, और यजमान खुश हो गए, और वो जा रहा है कि शादी तो उस दिन करनी है, उस नक्षत्र में करनी है। पता लगा वो नक्षत्र उस दिन था ही नहीं। उदाहरण के लिए आज देखिए, आज का पंचांग देखिए, आपका पंचांग बता रहा है पुनर्वसु नक्षत्र था आज 11:26 तक, और यही चीज जब प्रचलित पंचांग में हमने ली तो ये बता रहे हैं पुष्य नक्षत्र 2:57 तक। अब देखिए कितना बड़ा अंतर आ गया। अब ये अंतर कैसे आया इसको थोड़ा समझना है कि
ये अंतर थोड़ा समझना है। और वो ये है कि नक्षत्र 27 दिए गए हैं, सिंपल डिवीजन करके दिए गए हैं, और वो डिवीजन है कि 360 में 27 का भाग दे दिया तो 360 नक्षत्र हो। तो 360 में 27, नहीं 27 का भाग दे दिया, हाँ 27 से भाग गया तो 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र निकल गया। वो 27 से चूंकि बराबर बराबर भाग चला गया, इसलिए एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला, या इसको 800 कला भी बोल सकते हैं आप। 13 अंश के एक अंश में 60 होते तो 13 छके 78, 780 कला, और 20 और जोड़ दे तो 800 कला का एक नक्षत्र होगा। इन्होंने 800 कला के नक्षत्र मान दिए हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल मेरी तरफ से नहीं कही जा रही है बात, बल्कि विद्वान ज्योतिर्विदों ने इस तथ्य को लिखित रूप से स्वीकार किया है कि नक्षत्रों को 27 जो है गणितीय सुविधा के लिए लिया गया है, और उसमें उन्होंने अभिजित को छोड़ दिया है। जबकि वेद में 28 नक्षत्र हैं और उनके विधिवत नाम भी दिए हुए हैं। 28 नक्षत्र दिए हैं, और शायद आप पंचांग देखेंगे तो पंचांग को आप 81 पृष्ठ पर आप देखिएगा, 81 पृष्ठ पर। एक वृंश के लिए, एक क्षण के लिए जरा 81 पृष्ठ दिखा दीजिए इनको, कि 81 पृष्ठ पर हमने उन नक्षत्रों के नाम भी दिए हैं और नीचे अथर्ववेद के मंत्र का संदर्भ भी दे दिया है 81 पे। ये है स्वम मग्ने कृतिका रोहिणी चास्तु भद्रम मृगशिरः समाद्रा पुनर्वसु सुनृता चारु पुष्यु भानुराश्लेषा अयनम मघामे पुण्यम पूर्वाग फल्गुन्यो चात्र हस्त चित्र शिवा स्वाति सुखो मे अस्तु राधे विशाखे सुहवानुराध ज्येष्ठा सुनक्षत्र मरिष्ट मूलम अन्नपूर्वा रास्ताम में आषाढ़ ऊर्ध देव्युत्तरा वा आवहन्तु अभिजिन्मे रास्ताम पुष्यम पुष्यमेव श्रवणः प्रविष्टा कुर्वतां सुपुष्टिम आ मे मच्छात्ताभिषक दरीय आ मे द्वया प्रोष्ठपदाश्च शर्म आ रेवतीं चासु युजो भगम आ मे रैभरण्य आ वहन्तो। ये 19वें कांड के 7वें सूक्त का 2 से 5वां मंत्र है अथर्ववेद का। दरअसल हम लोगों में जो स्वामी दयानंद सरस्वती से के पुण्य प्रताप से प्रेरित है, उनके अंदर एक भावना बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, और वो ये कि हमारे लिए सभी कुछ प्रमाण है, पर शर्त ये है कि वो वेद के अनुसार प्रमाण होनी चाहिए। अगर वेद के अनुसार प्रमाण है तो वो किसी ने भी बोल लिया, किसी किताब में लिखा है, किसी गली मोहल्ले वाले ने भी बोल दिया तो वो सही है। लेकिन अगर वेद में नहीं है और कितने भी बड़े ने बोल दिया तो वो हमारे लिए प्रमाण नहीं है। वेद की प्रमाण्यता हमारे लिए सर्वोपरि है। सवाल यह है कि वेद जब 28 नक्षत्र कह रहा है तो 28 नक्षत्रों को क्यों नहीं लिया जा रहा है? आप 27 क्यों ले रहे हैं? एक ये बात है जिस पर मेरा ध्यान गया। अब उन्होंने ये कहा, ये उनकी भावना है कि भाई 28 का भाग 360 में नहीं जाता, तो आपको भाग देने की जरूरत ही क्या है? मान लीजिए एक वृक्ष, एक बाग में 10 क्यारियां हैं, अब वो 11 क्यारियां हैं, उसमें 11 खेतों में बराबर भाग नहीं जा रहा। भाग देने की जरूरत ही क्यों है? उनका परिमाप मौजूद होगा ना, जो जितने की हो उतने की होगी। आपको भाग दे के क्यों निकालना है? आपको तो जितने का वो है। अगर कोई खेत 10/6 का है या 10/5.5 का है तो 10/5.5 का ही लो, आपको भाग देने की जरूरत क्या आ रही? ये मेरे मन का विचार है जो मैं आपको बताऊं। जब पंचांग पर मैंने विषमता और विसंगतियों पर विचार किया तो ये बात मेरे सामने आई। मैंने देखा कि सूर्य सिद्धांत में भी सूर्य नक्षत्रों की समानता नहीं दी हुई है, और आधुनिक गणित से उन नक्षत्रों के ठीक ठीक मापांक निकाले गए। तो आपके पंचांग के 43 पृष्ठ पर, पृष्ठ संख्या 43 पर हमने आपको उन सारे नक्षत्रों की वास्तविक माप दी हुई है।
वास्तविक माप कौन नक्षत्र कितने का है ये आपको 43 पेज पर है। ये 43 पेज पर आपको सारे नक्षत्रों का माप हमने दिया है और वो 28 नक्षत्र हमने दिए हुए। उन 28 नक्षत्रों में से जो जितने का होता है उतने का बता करके आपको जानकारी देता है हमारा ये वैदिक पंचांग। जबकि जो अन्य प्रचलित पंचांग है वो आपको देते हैं 360 में 27 का भाग देके बस उनका निपटारा इस तरह से हो रहा है। आप चाहे जैसे ले वो आपकी वो है। मैं क्या कहूं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैंने ये परिश्रम पूर्वक ये कार्य सत्य पर आधारित वास्तविकताओं पर आधारित ये पंचांग आपको भेंट कर दिया है। अब आप देखिए कि इसमें 28 नक्षत्र हैं। आपने देखा होगा कि आजकल लोग नक्षत्रों पूछो, किसी भी आप पंडित जी से पूछे, किसी व्यक्ति से पूछे जिनको नक्षत्रों का ज्ञान है तो वो आपको फटाफट नक्षत्र गिना देगा। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुन, उत्तरा, फाल्गुन, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाख, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, सतविशा, पूर्वा, भाद्रपद, उत्तरा, भाद्रपद, रेवती। वो 27 गिन देगा आपको। अब वो सिर्फ मुझसे पूछो अश्विनी पहले क्यों बोला आपने, तो इसलिए बोला कि अश्विनी जो है वो पहला नक्षत्र है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। पहला नक्षत्र वो होता है जो संपात बिंदु पर होता है, क्योंकि संपात ही संवत्सर की आत्मा है और संपात से ही क्रांति वृत्त की गणित होती है। संपात जो है वो संवत्सर के शुरुआत में होता है और वहां संवत्सर में जो संपात में जो नक्षत्र है वो ही नक्षत्र मान्य होना चाहिए, वो पहला होना। तो हमने देखिए आपको वो दिया है वेद में पहला नक्षत्र कृतिका है। अब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि वेद में कृतिका है, आपने कृतिका क्यों नहीं दिया, ये आ सकता है। तो नियम ये है कि वेद में जब वो वेद का मंत्र दृष्टा ने वो देखा होगा जब वो शुरुआत में, तो उस समय कृतिका में रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने कृतिका से लिखा है। अब वेद में जो मंत्र के वक्त जो देखा गया वो हमेशा थोड़ी रहेगा, क्योंकि हमेशा रहने वाली चीज ही नहीं है नक्षत्र संपात। अभी ये पूर्वा भाद्रपद चल रहा है, आज से पता लगा कि 4000 साल बाद पता लगा कि पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद चला, रेवती में चला गया। तो जब संपात जहां घटित होता है वो नक्षत्र पहला होता है। ये जो नक्षत्रों का क्रम है आप देख रहे हैं पूर्वा भाद्रपद से पेज नंबर 43 पर, ये आपको भारत के किसी भी पंचांग में नहीं मिलेगा, ये आपको केवल और केवल हमारे पंचांग में मिलेगा। तो अब आप ये देखिएगा कि नक्षत्र जो है हमने आपको बताया कि नक्षत्र 13 अंश 20 कला के सभी नहीं है, आपको अलग अलग नक्षत्रों का मान देखना है। एक दो को बता करके आगे बात बढ़ाते हैं। अब देखिएगा कि पूर्वा भाद्रपद देखिए यहां साफ लिखा है 15 अंश 40 कला 13 विकला का है। उत्तरा भाद्रपद 10 अंश 43 कला और 22 विकला का है। हाँ, ये संपात क्या होता है ये सब बात की बातें हैं, अभी आप जो है अपने तक ही रखिए अपने प्रश्नों को। रेवती 14 अंश 5 कला और 31 विकला है। अब आप देख रहे हैं कि 13 अंश 20 कला का एक भी नक्षत्र नहीं है। 13 अंश 20 कला का एक भी नक्षत्र नहीं है और ये हमारी अपनी गणित नहीं है, ये गणित कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने जो निर्धारण दिए हैं नक्षत्रों का, जो ढूंढ के दिया है, उस पर विकसित की गई गणित है हमारी। तो आर्द्रा नक्षत्र कितने का है, अब इसमें कोई नक्षत्र जो है वो बहुत लंबा है, कोई छोटा है, कोई थोड़ा, तो इस तरह से कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पंचांग जो है वही फिर बात आ गई सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में, समान नक्षत्रों को त्यागने में और असमान नक्षत्रों को लेने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो समान नक्षत्र को त्यागने में और असमान, क्योंकि ये सृष्टि क्रम के विपरीत है, जो है नहीं उसको क्यों मानो। जब सूर्योदय हो रहा होगा तब आप ये थोड़ी कहेंगे कि समय चंद्रोदय हो रहा है, जब सूर्योदय हो रहा होगा तब हम सूर्योदय कहेंगे।
और वही कार्य करेंगे जो सूर्योदय के वक्त करने चाहिए। तो इसी तरह से जो जैसा है वैसे तौर से पहचानना, ये सत्य है और ये होना चाहिए। अब जो जैसा है उसको नहीं होना चाहिए, नहीं होना वो अविद्या है, उसको नहीं होना चाहिए। चल आगे, ये बात पूरी हो गई। और फिर अब आते हैं आपको नक्षत्रों में भी, जैसे मैंने आपको तिथियों में बताया, तिथि क्षय और तिथि वृद्धि, ऐसे ही नक्षत्र की भी नक्षत्र क्षय और नक्षत्र वृद्धि होती। हाँ, एक बात और आपको बता दूं, ये जो चंद्रमा के नक्षत्र दिए जाते हैं, चंद्रमा, और ये बिल्कुल वेद मंत्रों से सिद्ध है, ये सारी चीजें वेद मंत्रों से सिद्ध है। चंद्रमा जिस नक्षत्र से गुजरते हुए चलता है, उस नक्षत्र को उस दिन का वो नक्षत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा कहाँ होगा, किस नक्षत्र में होगा, कहां पर दिख रहा होगा, तो ये पुष्य नक्षत्र में होगा। जैसे मैंने आपको तिथियों के बारे में बताया कि तिथि वृद्धि और तिथि क्षय, तो जो तिथि दो सूर्योदयों के बीच में ही गुजर जाती है उसको आपने तिथि क्षय के नाम से जाना, और जो तिथि दो सूर्योदयों को स्पर्श करती है उस तिथि को आपने तिथि वृद्धि के नाम से जाना। ऐसे ही नक्षत्र का भी है। और उसी तरह से जैसे तिथि वृद्धि और तिथि क्षय को क्षय मीन्स खत्म हो जाना, वृद्धि बढ़ जाना, तो तिथि वृद्धि और तिथि क्षय को भी जैसे आपने लिया वैसे ही नक्षत्र वृद्धि और नक्षत्र तिथि होती है। जैसे उदाहरण के लिए आज देखिए, आज आपका पुष्य नक्षत्र है। पंचांग पे ये पेज, आज के पंचांग 55 पेज पे आप देख रहे हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र था 11 बज के, हाँ बिल्कुल करेक्ट, 11:26 तक पुनर्वसु नक्षत्र था आज। अब इस पुनर्वसु नक्षत्र 11:26 पर खत्म हो गया, तो अगला नक्षत्र हुआ पुष्य, और ये पुष्य भी जो है रात के 9:12 पे खत्म हो गया। तो अब पुष्य नक्षत्र आपका आज के सूर्योदय के बाद शुरू हुआ और कल के सूर्योदय से पहले खत्म हो गया, इसलिए इस नक्षत्र को क्षय नक्षत्र कहते हैं। आज जो पुष्य नक्षत्र है वो क्षय नक्षत्र होता है। और ये क्षय नक्षत्र के बाद अगर कोई नक्षत्र ऐसा हो जो कि 2 दिन चले, तो देखिए मैंने आपके लिए ऐसा एक नक्षत्र ढूंढ रखा है, वो शायद किसी 57 पेज पे था कि कहाँ था, हाँ 57 पेज पे धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो वृद्धि नक्षत्र है, और ये धनिष्ठा शुरू में ही है 22 मई में, एक गते में, अगले सूची मास की पहली गते में। इसमें देखेंगे आप कि धनिष्ठा नक्षत्र आज के सूर्योदय से शुरू हुआ और कल के सूर्योदय के भी बाद शाम को 6:20 तक चला, क्योंकि धनिष्ठा बहुत लंबा होता है, बड़ा बड़ा आकार होता है धनिष्ठा का। तो ये धनिष्ठा नक्षत्र कल जो है वो वृद्धि नक्षत्र कहलाएगा। ऐसे ही मैंने एक तिथि आपको बताना उस समय नहीं रहा, ये आज इसी पेज में 15 गते में जो छठी तिथि है षष्ठी, ये वृद्धि तिथि है। ये आज के सूर्योदय से शुरू होकर के और कल के सूर्योदय तक चली गई है, ये वृद्धि तिथि। आशा है आपको वृद्धि तिथि, क्षय तिथि, वृद्धि नक्षत्र, क्षय नक्षत्र ये विषय समझ में आ गया होगा। फिर भी कदाचित कोई बात आप लोग मेरे बोलने के बीच में कुछ मत पूछिएगा, अपने पास नोट करके रखिएगा, जब वैसा व्याख्यान मेरा पूरा हो जाएगा तो आप रख लीजिएगा। और कदाचित अगर आपको मैं समयाभाव के कारण किसी भी तरह से उत्तर नहीं भी दिया तो भी मेरे को आप भेज दीजिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। ये बिल्कुल, हाँ उत्तर देर हो सकती है लेकिन उत्तर मिलेगा जरूर, ये मैंने पिछली बार भी बोला था, अब इसे और बार बार नहीं बोलूंगा। तो ये हुआ आपका नक्षत्र प्रकरण पूरा हुआ। अब नक्षत्र के बाद अभी आपने देखा कि आपने 3 अंक पूरे हुए, तिथि, वार और नक्षत्र, ये 3 योग 3 बातें पूरी हुई। अब चौथा है योग। योग का वैसे भी अर्थ होता है जोड़ो, योग माने जोड़ो, प्लस करो। अब इसमें क्या होता है कि चंद्रमा, ये जो योग है ये अपने आप में ये जो है 27 होते हैं। ज्योतिष में वैसे तो 2 प्रकार के योग माने गए हैं, पर उस दूसरे प्रकार में वो केवल मुहूर्त विषय के योग है। मुहूर्त भी कौन सा, उस शुभ फल वाला मुहूर्त शब्द को लोग 2 तरह से समझते हैं, तो वो उस ढंग का है, उनको आनंदादि योग बोलते हैं, आनंदादि योग बोलते हैं, और वो 28 होते हैं।
उस पर हम फिर बाद में जरूरी हुआ तो चर्चा करेंगे आप लोगों से। लेकिन जो आज पंचांग का अंग है, वो जो योग है, उनको बोलते हैं विस्कंभाद योग। उनको बोलते हैं विस्कंभाद योग। ये योग जो है, इनमें क्या होता है कि सूर्य के भोगांश को, अब भोगांश शब्द आप समझे हुए हैं, हमने आपको पढ़ के भी बताया। जैसे देखिए, जब तिथि निकाली थी हमने, तो चंद्रमा के भोगांश में से सूर्य का भोगांश घटाया था, तो घटा करके तो निकली तिथि, और जोड़ करके निकलता है योग। पर वो जोड़ करके सीधे सीधे नहीं निकलता, जैसे घटा करके भी उसमें 12 का भाग देना होता है। तो ऐसे ही जोड़ में भी 800 कला का भाग देना पड़ता है, 800 कला का भाग देना पड़ता है, 13/20 कला का भाग देना पड़ता है। और भाग देने के बाद जो संख्या आती है उसे योग कहते हैं। तो जैसे कि अब ये आज के पंचांग में उन्होंने अपने उसमें ऐन्द्र योग दिया है, लेकिन हम ये योग नहीं देते हैं। इन योगों को देने की हमें कोई उपयोगिता नजर नहीं आती है। लेकिन हमने लोगों के सामने एक सवाल रखा है कि विद्वानों को अगर इसके बारे में तर्कपूर्ण ढंग से बात रखें कि भाई ये योग भी देने चाहिए, तो हम योग भी दे देंगे। क्योंकि अभी हमें अपनी सोच में ऐसा कुछ नजर नहीं आया है कि जिसमें हमें योग देने की आवश्यकता पड़ी हो। हाँ, 2 योग हैं, एक वैधृति योग है और एक व्यतिपात योग है। इन 2 के बारे में हम आपको आगे बताएंगे भी, समझाएंगे भी। और अभी योग के बारे में जो 27 योग, जैसे 27 नक्षत्र होते हैं वैसे ही 27 योग होते हैं। ये है विष्कंभ योग, प्रीति योग, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, ऐन्द्र और वैधृति। अच्छा, एक बात तो ये सुन लिया आप। अब मैं आपको वो बताऊं कि जिसके कारण हमने इनको देना उचित नहीं समझा। एक तो इनकी, जैसे कि हर चीज जो है, पंचांग की चीजें ऐसी हैं जिनका कि कोई ना कोई आकलन दिख जाता है। तिथि को भी आप देख सकते हैं चंद्रमा के हिसाब से, और तारों को देखने की जरूरत वैसे नहीं है। नक्षत्रों को भी कुछ देखा जा सकता है। योग का भी ऐसा नहीं है हमारा कि अगर कोई उसको यूटिलिटी का ढंग से हम लोग बताएं तो हम दे सकते हैं। लेकिन योग में क्या है कि जो नक्षत्र है, वो चंद्रमा है, वो उसके लॉन्गिट्यूड को सूर्य के लॉन्गिट्यूड से देते, भाग देते, जोड़ते हैं और उसमें 800 का भाग देते हैं। अब हमें ये समझने की बात है कि जो भोगांश ये लोग लेते हैं, पंचांग, प्रचलित पंचांग वाले, उस पर आपको अलग से एक दिन लेक्चर देने की जरूरत पड़ेगी, पर वो भी क्रम पूर्वक आएगा। वो शब्द सिर्फ आप सुन लीजिए आज। उन शब्दों के नाम है निरयन और सायन। हम इन निरयन और सायन शब्दों पर नहीं जाते, परंतु चूंकि मेरा एक उद्देश्य है कि मेरे पाठकों को, मेरे मित्रों को, जिनको मैं ज्योतिष समझा रहा हूं, उनको हम कुछ चीज नहीं ले रहे हैं और ले रहे हैं, ये एक अलग विषय है। पर ये भी उनकी समझ में आना चाहिए कि हम कोई चीज ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो क्यों, या कोई ज्योतिषीय शब्दावली है तो वो उनको समझ में आनी चाहिए। वो उनको ऐसा नहीं है कि हम उनको बोलेंगे नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, इस पर कुछ नहीं, तुम ऐसा नहीं है। वो आपको आनी चाहिए, आपको वो बहुत निश्चित रूप से जानना है कि निरयन का मतलब क्या है, क्यों बोलते हैं लोग निरयन। क्योंकि हमारे न यूज करने से, न प्रयोग करने से बात नहीं बनेगी। लोग तो बोलते हैं ना, कहीं आपसे बोल सकते हैं समाज में कि ये कुछ नहीं है, सायन है, अरे नहीं नहीं ये निरयन है, अरे निरयन में लो ना, सायन में लो। अब आप समझेंगे कि हमने तो इतने दिन ज्योतिष में बिताया, हमारे तो समझ में ही नहीं आया कि निरयन क्या होता है, सायन क्या होता है। इसलिए हम आपको पूरी तौर से निरयन सायन समझाएंगे। लेकिन आज आप सिर्फ इतना सुन लो कि जब हम निरयन ग्रहों को जोड़ेंगे तो योग अलग निकलेंगे, और जब हम सायन को जोड़ेंगे तो योग बिल्कुल ही अलग निकलेंगे। अब वो अंतर इतना अधिक है, तो उन दोनों के अंतरों को ठीक से समाहित करना और उस पर तर्क बनाना ये आवश्यक है। तो इसलिए ये योग आपको हमारे पंचांग में नहीं मिलते हैं, और इनकी कहीं पर आपको कोई ऐसी बात नहीं आती कि आपको ये पता लगे कि इनसे मुझे क्या काम है जो मेरे को नहीं हुआ। तो
ये योग जो है ये जो था चौथा अंग है ज्योतिष का और पंचांग का, और ये 27 योग होते हैं, वो मैंने आपको पढ़ दिए हैं। इनको निकालने की विधि बता दी है, सूर्य और चंद्रमा को जोड़ करके 800 का भाग दे करके, और ये योग निकल जाता है। जितने पूर्ण अंक हो जाते हैं वो गत योग हुआ, और जो सामने चल रहा है वो वर्तमान। जैसे आपने भूगांश में देखा 17 दशमलव कुछ आया था, सूर्य की 17 डिग्री पार कर गया, तो 17 डिग्री पार गया ना गत, यानी कल 17 गते थी, गत कल, और आज अब 17 के बाद ये वर्तमान चल रहा है, ये वर्तमान चल रहा है माने 18, इसलिए आज 18 गते आपने देखा। तो ये योग हुआ अगला विषय। अब रहा आपका ये क्या नाम कहते हैं, करण। और करण में देखिए, करण भी उसी तरह से है, वो भी कोई बहुत बड़ी जानने की चीज नहीं है। तिथि होती है 12 अंश की, तिथि होती है 12 अंश की। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। आप एक बार रिमाइंड कर लीजिए अपने आप को, तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। तिथि कितने की बताई थी? 12 अंश की। एक तिथि 12 अंश की अंतर की होती है, तो 12 अंश की तिथि होती है, तो करण जो है वो तिथि का आधा होता है, यानी वो 6 अंश का होता है। अब तिथि जितनी होंगी, तिथि 30 होती है एक महीने में, तो करण जो है 60 होंगे। तो इस तरह से। और करण क्या है, करणों का हिसाब है। करण 2 प्रकार के होते हैं, ये इनके नाम होते हैं बब, बालव, कौलव, तैतिल और गर, वणिज, बिष्टि और चतुष्पद, नाग और किंस्तुघ्न, ये इनके नाम है। बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, बिष्टि और शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुघ्न, ये 11 होते हैं। इन 11 में से 7 को कहते हैं चरकरण। चरकरण, चर माने चलने वाले, और जो 4 बाकी हैं उनको कहते हैं स्थिरकरण। चरकरण और स्थिरकरण। ये चरकरण जो है, इनका हिसाब ऐसा है कि ये जो चरकरण है, इसमें से जो पहला है, ये बब नाम का जो करण है, ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को समाप्तिकरण होता है। सुन लीजिए, बहुत उसमें जाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको पता होना चाहिए मोटे तौर पर। इतनी बात तो आपको हो ही गई याद कि करण जो तिथि का आधा होता है, और करणों की गिनती शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के सेकंड हाफ से होती है। यानी प्रतिपदा का जो दूसरा, पहला करण होगा ये किंस्तुघ्न होता है, और जो दूसरा करण होगा ये बब होता है। तो बब, बालव, बब के बाद फिर अगले बालव, कौलव, तैतिल और ये आपका गर, वणिज, विष्टि, ये चलते रहेंगे। और इसके बाद जहां विष्टि खत्म हो जाएगा वहां से फिर बब, बालव ये शुरू चलते रहेंगे, और ये चलते 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 रहेंगे। और ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष की जब चतुर्दशी आएगी, तो उस चतुर्दशी के सेकंड हाफ में, चतुर्दशी के सेकंड हाफ में जो होती है वो होती है शकुनी, वो शकुनी करण होता है, शकुनी का। अब इनको स्थिर करण इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये शकुनी करण जो है ये चतुर्दशी के सेकंड हाफ में ही होता है, और आगे पीछे नहीं होता, बस ये महीने में एक बार हो गया। इसी तरह से उसके बाद शकुनी के बाद चतुष्पद, अगली तिथि अर्ध, फिर उसके बाद नाग, और फिर उसके बाद किंस्तुघ्न, और किंस्तुघ्न हो गया शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का पहला, और उसके बाद आ जाएगा बब, और फिर बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर्भ, वणिज, बिष्टि, ये चलते रहेंगे। एक बात तो ये है, पर आपके जानने के लायक एक बात है जरूर, और वो है कि आपने सुना होगा कि आज भद्रा है, आज भद्रा तिथि है, भद्रा में ये काम नहीं करना। तो अब ये लोगों का ऐसा कहना है कि भद्रा में शुभ काम नहीं करते। अब मेरी जो मान्यता है वो बिल्कुल अलग ढंग की है। मेरे एक मित्र हैं और वो भी बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं। अब वो व्यंग में कहते हैं कि मुझे यही समझ में नहीं आया कि भद्रा जब अशुभ होती है तो उसका नाम भद्रा क्यों रखा, उसका नाम अभद्रा रखना। तो खैर,
ये तो एक हास्य की बात हो गई। लेकिन भद्रा जो है ये विष्टिकरण का नाम ही भद्रा होती है और भद्रा को शुभ कामों के लिए वर्जित हो। अब कुछ दिनों से तो ये प्रचलन चल पड़ा है, जैसे अब वो होती है ना पूर्णमासी को भी भद्रा होती है, पूर्णमासी को फर्स्ट हाफ को भद्रा होती है। तो मैं देख रहा हूं कि पुरुषों से मुझे कभी ऐसा सुना ही नहीं था कि राखी के दिन राखी भद्रा में नहीं पहननी है। अब पिछले 2-3 सालों से ये सुनाई पड़ रहा है कि भद्रा में राखी पहननी ही नहीं है, भद्रा में राखी पहननी नहीं। अब लोग बैठे हुए जब आधी पूर्णमासी बीत जाएगी तब पहनना है। अरे रुके हुए क्यों? क्योंकि भद्रा चल रही है। अब वो भद्रा को ऐसे मतलब एडवर्टाइज कर दिया गया है कि लोग अब भद्रा, लोगों को ये स्थिति हो गई है जैसे वो काल सर्प और राहु काल का इतना लोगों को हो गया। अब कोई भी आदमी ये पूछने आता है वो राहु काल तो नहीं है साहब, राहु काल तो नहीं है, ये काम कर लूं मैं, वो राहु काल तो नहीं। राहु काल ऐसे याद हो गया लोगों को जैसे अपना नाम या अपने माता पिता का नाम याद होता है। इन बातों पर फिर बाद राहु काल का जो विषय आएगा तब वहां पर कहेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो ये कह रहा हूँ वो विष्टिकरण के बारे में कह रहा हूँ कि मेरा अपना ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि विष्टिकरण में जो है वो हो गए होंगे, कोई ऐसी खराबी हुई कि हमने तो इस बारे में कार्य करके भी देख लिए हैं। पर ये व्यक्तिगत बातें फिर बाद में होंगी। अभी आपको इतना ही कहना है मुझे कि विष्टिकरण एक करण है, तिथि का आधा भाग है, इसको ही भद्रा भी कहते हैं और समाज में ये माना जाता है कि भद्रा में शुभ काम नहीं करने चाहिए। इसलिए लोग जो है ये भद्राकरण का बहुत ध्यान रखते हैं कि भद्राकरण कब है। ये भद्राकरण के बारे में हमने अपने पंचांग में लिखा हुआ है। आप जब पंचांग देखने की विधि वो वाला पेज देखेंगे हमारा, तो वहां पर हमने ये भद्रा के बारे में आपको सब दिया हुआ है। पेज बिंदु नंबर 12, जरा ये पेज दिखा दीजिए इनको, पेज नंबर 5। अब बिंदु नंबर 12 को जरा हाईलाइट करके भी दिखा दीजिए, थोड़ा एक बार मैं पढ़ के भी सुना देता हूं इनको, सब लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। पेज नंबर 5, करण विचार। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। पव बालव आदि करणों की जानकारी को हम उतना उपयोगी नहीं समझते हैं, तथापि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, अष्टमी और पूर्णमासी तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी के प्रथमार्ध को विष्टिकरण या भद्रा के नाम से मानने की प्रथा है। यही विष्टिकरण शुक्ल पक्ष की एकादशी व कृष्ण पक्ष की तृतीया व दशमी के द्वितीयार्ध को भी होती है। ज्ञातव्य है कि प्रथमार्ध की भद्रा तिथि आरंभ के साथ आरंभ होती है और द्वितीयार्ध की भद्रा तिथि तिथि समाप्ति के साथ समाप्त होती है। तो ये था भद्राकरण के बारे में। और अब आपका अंतिम जो आज के लिए मैंने निर्धारित किया हुआ है, आज के लिए जो मैंने पाठ्यक्रम आपका निर्धारित किया हुआ है उसमें अब रह गया, पर इसमें जरा ज्यादा टाइम लगेगा। आप लोग टाइम के बारे में मुझे बता दें। अब रह गया मलमास, जो आज का मैंने एक छोटा सा सिलेबस आज का जो बनाया था उसमें बाकी सब कुछ हो गया है, एक मलमास रह गया है। तो या तो इस मलमास के कार्यक्रम को हम अगले में जोड़ लेंगे, और इस समय 5:30 होने वाला है। बताएं मुझे। हिमांशु जी कृपया बताएं। जी, कर कितना समय लगेगा चार्जी? अगर 15-20 मिनट में कर सकते हैं तो कर लेंगे, जो जिनके पास समय है वो रुक के कर लेंगे, बाकी लोग यूट्यूब पे देख लेंगे इसे। ठीक है, नहीं हम तो कर ही देंगे, लेकिन हाँ 10-15 मिनट तो लगेंगे ही। जी, यदि आपको अनुकूलता हो तो कर सकते हैं चार्जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम करते हैं। जी जी, धन्यवाद। अब आपने ये सुना होगा एक मलमास और अधिमास। तो ये मलमास और अधिमास क्या है, इसे समझना हमारा अब लक्ष्य है। तो देखिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने ऋतुओं के संज्ञान के लिए पंचांग की विधा को विकसित किया है। मूल उद्देश्य हमें ऋत्वाचार से जुड़े रहने के लिए, ऋत्वाचार, ऋतु आचार,
किस ऋतु में हमको किस ढंग से रहना है, किस ऋतु में हमको कैसे खान पान रखना है, फिर ऋतुओं के महीने, फिर महीनों के संधिकाल, उसके अनुसार हमको व्यवस्था दी है और हमारा संज्ञान बना रहे। इसलिए पंचांगों ने हमें जो है वो ऋतुओं की जानकारी से संबद्ध रहने के लिए ये पंचांग जानकारी दी है। तो ऋतु में क्या है कि पंचांग दो तरह से विकसित होता है। बल्कि दुनिया में जैसे पाश्चात्य देशों के पंचांग है, पंचांग नहीं बोलते उनके यहाँ, वो एक कैलेंडर समझ लीजिए आप उसे। तो कैलेंडर और पंचांग में अंतर है, हालांकि अनुवाद में कैलेंडर का मतलब पंचांग ही होता है। तो कैलेंडर जो है वो सौर क्रम के अनुसार, सूर्य के अनुसार चलता है, सोलर हिसाब से चल रहा होता है। फिर कुछ कैलेंडर ऐसे होते हैं, जैसे इस्लामिक कैलेंडर है, वो चंद्रमा के हिसाब से चलता है और वो ऋतुओं के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि उनका इस पर कोई ध्यान नहीं है। वो बस उनका क्रम चलता रहे, वो क्या ऋतु आ रही है नहीं आ रही है इससे कोई तात्पर्य नहीं। लेकिन जो भारतीय पंचांग वो उनमें इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि पहली बात तो हमारे जो पंचांग है ये सूर्य और चंद्रमा दोनों को लेकर के बनते हैं। और तीसरी विशेषता ये है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों को रखते हुए भी उन दोनों को आपस में भी सुसंबद्ध रखा गया, टैकल्ड रखा गया कि आप सौर कैलेंडर भी, सौर पंचांग भी चल रहा है आपका, और चांद्र कैलेंडर भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी चल रहा है, लेकिन इन दोनों को साथ साथ भी रखा गया। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया तरीका ढूंढा गया और बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण है, बहुत ही प्रशंसा ऋषि मुनियों की कि क्या तरीका निकाला। उन्होंने तरीका ये निकाला कि सौर मास से तो शुरू करो सौर महीने को। मधुमास कब से शुरू होगा? मधुमास की संक्रांति, मधुमास कब से शुरू होगा? मधुमास की संक्रांति से। माधव मास कब से शुरू होगा? माधव मास की संक्रांति से। तो माधव मास और मधुमासों का तो कर दिया इस तरह से, लेकिन अब जो मधु चांद्रमास होगा, माधव चांद्रमास होगा, वो उसका फिर क्या हिसाब होगा? तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका निकाला गया और वो तरीका ये है कि सौर मास शुरू हो जाने के बाद, देखिए यही विधा है, यही तथ्य है जो हम आर्ष तिथि पत्रक में अपनाते हैं। आर्ष तिथि पत्रक उस पद्धति को नहीं मानता है, नहीं चलता उस तिथि पर, जो ये कहती है कि पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होगा वो नक्षत्र ही उस महीने का नाम होगा। क्योंकि ये जो पद्धति है ये तभी फिट बैठती है जब आप समान नक्षत्रों को लेंगे ना गलत नक्षत्रों को लेंगे। जब आप सही नक्षत्रों को लेंगे तो ये पद्धति ठीक से बैठती ही नहीं है। और न ये प्राचीन पद्धति है वैदिक काल की। तो जो पद्धति प्राचीनतम है और जो यथा तथ्य है वो ये है कि जो सौर मास है ये मूल आधार मास है और जो चांद्र मास है वो इनके अनुवर्ती मास है। अनुवर्ती माने फॉलो करने वाले, पीछे पीछे चलने वाले। और ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बहुत ही सटीक बैठता है, बिल्कुल भी शंका की कतई कहीं कोई लेश मात्र भी गुंजाइश। तो जैसे मधुमास की संक्रांति के बाद जो 4 दिन बाद अगर शुक्ल पक्ष होगा तो वो मधु शुक्ल मास होगा या चैत्र शुक्ल पक्ष होगा। तो एक बात तो आपने ये समझ ली। अब दूसरी बात आपने ये समझनी है कि जो ये सौर वर्ष होता है, जो सौर महीना होता है,
ये इसकी जो इसका जो ड्यूरेशन होता है, इसका जो ये होता है 30 दिन 26 घटी 17 पल और 37 विपल का सौर महीना। सौर महीना इतना होता है। और जो चांद्र महीना होता है ये 29 घटी 29 दिन 2 घटी 50 पल और 6 विपल का होता है। यानी सौर महीना हुआ 30 दिन 26 घटी 17 पल और 37 विपल का, और चांद्र महीना हुआ 29 दिन 2 घटी 50 पल और 6 विपल का। अब सवाल यह है कि अगर हम दोनों को सुसंबद्ध नहीं करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक महीने में जो सौर महीना है ये 54 घटी 27 पल और 31 विपल आगे हो जा रहा है। एक महीने में एक दिन के बराबर लगाओ आप 54 घटी, क्योंकि 60 घटी का एक दिन होता है, तो 54 घटी हो ही गया। तो इस तरह से वो सौर महीने जो है वो तो आगे आगे चलता रहेगा। एक बार ये होगा कि चंद्र महीना कहीं रह गया, सौर महीना कहीं रह गया। एक साल में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड होते हैं सौर वर्ष के। सौर वर्ष के 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड ये होते हैं एक सौर वर्ष में। और चांद्र वर्ष में जो है वो होते हैं 354 दिन 8 घंटे 48 मिनट और 34 सेकंड। 364 8 घंटे 48 मिनट और 34 सेकंड ये होता है आपका चंद्रमा का महीना। अब आप देख रहे हैं कि एक साल में अगर दोनों एक ही जगह से शुरू भी हुए होंगे, जैसे कि सृष्टि के आदि में हुआ होगा। सृष्टि के आदि में जो है बसंत विषुव और चैत्र शुक्ल पक्ष से एक ही दिन शुरू हुए होंगे, आगे पीछे हो ही नहीं सकते। अब ये जब शुरू होंगे तो जो चांद्र है वो फिर धीरे 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 उसका जो साल के अंत में वो 11 दिन पीछे रह जाएगा और सूर्य 11 दिन आगे बढ़ जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी विधि निकाली ऋषियों ने, और वो ये निकाली कि पहले महीने में 11 दिन, दूसरे महीने में 11 दिन और तीसरे महीने में 11 दिन हो करके एक चंद्र महीना 33 दिन का बन गया। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा है, एक चंद्रमा को एक्सेस मंथ मान करके, अधिक मंथ मान करके, मल मास, मल क्यों कहते हैं? मल होता है ना जो शरीर पे, ये मल अतिरिक्त होता है, चमड़ी से अतिरिक्त होता है मल। तो अतिरिक्त मास को मल मास इसलिए कहा। शरीर पर जो मैल लगता है ये मूल चमड़ी से अलग होता है, अतिरिक्त होता है। तो अतिरिक्त मास भी बोल सकते हैं, अधिमास भी बोल, अधिमाने अधिक, और आप मल मास भी बोल, मल माने फालतू का, एक्स्ट्रा। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा कि एक मास बीच में मल मास का एक्स्ट्रा लगा दिया, और वो एक्स्ट्रा लगाने से क्या हुआ कि वो जो सौर मास और चंद्र मासों का क्रम बिगड़ने वाला था वो फिर घट करके बराबर में आ जाता है। अब 3 महीने में लगभग 32 दिन, 32 महीने में आता है ये मल मास, तो ये 32 महीने में फिर पूरा हो जाता है। लेकिन 32 महीने में जैसे ही उन्होंने वो चंद्रमा का एक महीना जोड़ दिया तो अब 11-33 में से 29 दिन का चंद्रमास लग गया, 4 दिन बच गए। अब फिर 4 दिन अगले साल में, फिर एक साल आए तो 11-4 15 दिन, और फिर दूसरा साल आया तो 15-11 26 दिन, और फिर तीसरा साल आएगा तो 26 और 10 36 और 1 37 दिन। उस 37 दिन में एक उन्होंने चंद्रमास का मलमास लगा दिया, तो 37 में से 29 चले गए तो 8 दिन बच गए। अब 8 दिन बच गए। इसी तरह से 19वें वर्ष में और 41वें वर्ष में ये जो है फिर बराबर हो जाते। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मलमास को आपको समझना जरूरी है, और ये वेद में है। वेद मासो धृतवतो द्वादश प्रजावतः वेदा यह उपजायते। ये बड़े गौरव की बात है। वेद में इस मल मास का स्पष्टीकरण किया गया है, उल्लेख किया गया है। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का 28वां मंत्र है।
आपको जैसे देखिए विदेशों के लोग तो अभी पिछले 300-400 साल पहले भी ये नहीं जान पाए हैं कि चंद्रमा पृथ्वी घूमती है कि सूर्य घूमता है, और इस तरह की उनकी बहसें चलती रही हैं। और हमारे पूर्वजों ने, देखिए आप, हमारे वैदिक ऋषियों ने, बताओ कब ऋषियों में ऋग्वेद शुरू में कल्पादि में मिला होगा, और तभी जो है ये सारे उपदेश लिखे हुए हैं और हम उन पर चल रहे हैं। तो मलमास जो है ये विधा तब से दी गई है, और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है, आपने एक मंत्र पढ़ा होगा, पूर्वा परम चरतो माययेतो शिशु क्रीडन्तो परियातो अध्वरम विश्वान्यो भुवना विचष्टो ऋतुम नन्यो विदधात जायते पुनः। ये मंत्र आपने पढ़ा होगा। ये मंत्र कहता है कि चंद्रमा का जो मास है, चंद्रमा का, भाई मुझे सलाहें अभी मत दीजिए, आप बाद में मुझे भेज देना जो भी भेजना चाहिए। तो चंद्रमा का जो महीना है वो क्या है कि वो ऋतुओं का अनुवर्ती, ऋतुओं का पालन करता है। इस मंत्र में ये कहा गया, देखिए कितनी बड़ी बात कही। सूर्य को कहा गया कि सूर्य निर्माता है, सूर्य ऋतुओं को बना रहा है, और चंद्रमा ऋतुओं को पालन कर रहा है। और दोनों ही जो है आगे ये चलते हुए शिशु क्रीडन, तो शिशुओं की तरह खेलते हुए आगे आगे चंद्रमा नवो नवो भवति जाय मानो नवा नव। इसीलिए आपके जो पंचांग है, ये जो पंचांग प्रचलित पंचांग है, इनमें कृष्ण पक्ष पहले होता है और शुक्ल पक्ष बाद में होता है। आधा चैत साल के शुरू में इसीलिए होता है। इसमें ये सब गलत है। हमारे पंचांग में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमने वेद मंत्र पढ़ा है। अब वेद मंत्र पढ़ा है तो हम उनका उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? कि हमने ये पूर्वा परम चरतो माय ये तो शिशु क्रीडन्तो या तो अध्वरम। तो सवाल इस बात का है कि ऋषियों ने इतनी सुंदर व्यवस्थाएं आपको दी हैं, और इसके बाद की जो आपको उपलब्धि है वो ये है कि आपकी ऋतुएं कभी भी, चंद्र वर्ष हो चाहे सौर वर्ष हो, चंद्रमा हो चाहे सौर वर्ष हो, ये आपकी ऋतुएं कभी भी नहीं गड़बड़ाती हैं। तो ये जो है मल मास के बारे में पूरी जानकारी हुई। इस तरह से हमारे यहाँ जो है मल मासों का वो है। और ये जो ज्योतिष विद्या है, ये ज्योतिष विद्या काल प्रबंधन की विद्या है। इसीलिए देखिए काल का पूर्ण अध्ययन और उसकी व्यवस्थित करना ये ज्योतिष का उद्देश्य है। व्यक्ति जब ज्योतिष का अनुकरण करता है और निजी जीवन में भी काल प्रबंधन को लागू करता है तो उसकी बहुत बड़ी उन्नति होती है। काल प्रबंधन जीवन का एक सबसे सुंदर लक्षण है। परमात्मा करे आप सबकी उन्नति होवे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आयोजकों को मैं बहुत उनकी प्रशंसा करता हूँ कि इतना सुंदर उनका ये आयोजन चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा जैसे जैसे आप चाहेंगे। हम तो आज के विषय को यहीं पर पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, और बहुत बहुत धन्यवाद विभू जी का, जो कि हमें लिख के और पंचांगों को दिखाते हुए बहुत ही हमें समझने में इससे स्पष्टता हुई। और मैं आशा करता हूँ कि बाकी दर्शक और जो श्रोतागण हैं उन्हें भी बहुत ही सरलता हुई होगी। और जो आपकी शंकाएं आ रही थी, तो हमने 2 चर्चा कक्षा का भी आयोजन किया है। उस दिन आचार्य जी तो नहीं रहेंगे, लेकिन इन कक्षाओं में जिन विद्यार्थियों को ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आई है वो वहां मौजूद रहेंगे, और वो आपका जो शंका है उसे समाधान करने की कोशिश करेंगे। या फिर जो अगर हम लोग उस कक्षा में जो जुड़े हुए लोग हैं अगर उसको समाधान नहीं कर पाते हैं, तब वो शंका जो है हम आचार्य जी को भेजेंगे और उसका अगली कक्षा में निवारण किया जाएगा, ताकि कम से कम शंकाओं को लेकर समय का सदुपयोग किया जा सके। और यह चर्चा कक्षा प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को शाम 7 से 7:30 बजे होती है, और कक्षा का लिंक ग्रुप में भेजा जाएगा। आप सभी उसमें जुड़ें और जो भी आपकी छोटी छोटी शंकाएं हैं वहां पे रखें, और उसको हम वहां पे उसका शंका का समाधान करने का कोशिश करेंगे। तो अंत में एक बार फिर मैं आचार्य विवेक वरुण जी का, आचार्य दार्शनिक लोकेश जी का और विभू जी का, जो सह संपादक हैं इस आर्ष पत्रकम के, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी का इस कक्षा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले रविवार को फिर इसी समय पुनः जुड़ेंगे और आगे की चर्चा आचार्य जी के साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते। ऑफ कर ले।
जी अभी कर जी सकते हैं। धन्यवाद। शंका हम बाद में ले लेंगे। जी जी